नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर सेना की हलचल पर हमारी खास कवरेज लेकर मैं हाजिर हूं। एलएसी पर तनाव लगातार बना हुआ है, यह तो आपको पता है, लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं कि आज भारतीय सेना के जवान, अधिकारी गलवान और गोगरा जाने वाले हैं। ये उन जगहों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जहां चीनी सैनिक मौजूद हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान भारतीय अधिकारी यह देखेंगे कि गलवान और गोगरा के इलाके से चीन के सैनिक पीछे हटे हैं या नहीं हटे, या कहने के लिए कह दिया था। यह देखा जाएगा कि इन इलाकों से चीन ने स्ट्रक्चर्स जो बनाए थे उन्हें तोड़ा या नहीं, हटाया या नहीं, गाड़ियां हटाई या नहीं, क्योंकि हमने आपको सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया था कि कई गाड़ियां नजर आ रही थी। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद यह पहला मौका होगा जब सेना फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। हालांकि चालबाज चीन की मंशा हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, लिहाजा एलएसी पर भारत ने अपने पोजीशन को और मजबूत किया हुआ है। मतलब यह बहुत स्पष्ट है कि भारत चीन पर रत्ती भर भी यकीन नहीं कर सकता और इसलिए फॉरवर्ड लोकेशंस पर भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत की है। लेकिन आज फिजिकल वेरिफिकेशन का दिन भी है कि ठीक है, देख लेते हैं कि चीन जो कह रहा है वो कर भी रहा है या नहीं, यह भी पता चल जाए। चीन को मात देने के लिए भारत ने मुकम्मल तैयारी भी की है। फॉरवर्ड एयरबेस पर हिंदुस्तान ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करते हुए मल्टी रोल कॉम्बैट, मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर की तैनाती कर दी है। यानी कि चीन ने जरा भी हिमाकत की तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा और तुरंत देगा। ऊंचे आसमान में हिंदुस्तान की ताकत देखिए। फाइटर जेट्स की गर्जना ऐसी है कि दुश्मन के दिल थर्रा उठेंगे। Our Josh has always been high and touching the sky with glory. ड्रैगन ने जरा भी हिमाकत की तो उसे कैसा जवाब मिलेगा, ये उसका बस ट्रेलर है। This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. जल, जमीन और आसमान, हर तरफ से भारत ने ऐसी घेराबंदी की है कि ड्रैगन के हौसले पस्त हैं। ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारत ने फॉरवर्ड एयरबेस पर ऐसी तैयारी की है जिसने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने फॉरवर्ड एयरबेस पर मल्टी रोल कॉम्बैट की तैनाती की है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। यहाँ तैनात फाइटर जेट्स और इन्हें हैंडल करने वाले जवानों के जोश को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने तैयार हैं। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. भारतीय वायुसेना ने इस पूरे इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। चीन की सरहद से सटे वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयरबेस पर जबरदस्त हलचल है और वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार यहां गश्त कर रहे हैं। फॉरवर्ड एयरबेस से अगर MiG-29 उड़ान भर रहे हैं तो सुखोई की रफ्तार भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर रही है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की ताकत का क्या कहें, इसकी तो आवाज ही दिल की धड़कन को तेज कर देती है। चिनूक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाती आवाज भी फॉरवर्ड बेस के आसपास गूंज रही है। यानी चीन को जवाब देने के लिए फॉरवर्ड एयरबेस पर फाइटर जेट्स की जबरदस्त तैनाती है। एयरबेस पर इस समय MiG-29 तैनात हैं। MiG-29 एयर कॉम्बैट के साथ साथ जमीनी हमले को भी अंजाम दे सकता है। मिराज 2000 भी एयरबेस पर तैनात है। ये भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर प्लेन है। इसे अपग्रेड भी किया गया है। मिराज विमानों ने ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। एयरबेस पर तैनात सुखोई 30 से दागी जाने वाली मिसाइल बहुत बड़े दायरे में दुश्मन को खत्म कर सकती है। फाइटर जेट जगुआर दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर मारने के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ों के बीच और घाटियों के बीच उड़ान भरते हुए दुश्मन के अड्डों पर अटैक कर सकता है। ये सभी लड़ाकू विमान
हथियारों से लैस होकर इलाके की निगरानी कर रहे हैं। फाइटर जेट्स की तरह इन्हें उड़ाने वालों का जोश भी बेहद हाई है। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our josh has always been high and touching the sky with glory. LAC पर तैयारी बहुत एडवांस स्टेज पर है। एयरफोर्स रेडी है, नेवी तैयार है और आर्मी ने भी कमर कस रखी है। जमीन से कई हजार फीट ऊपर हिंदुस्तान की इस तैयारी को देखकर ड्रैगन अंदर ही अंदर बौखला रहा होगा, लेकिन उसकी बौखलाहट इन फाइटर जेट्स की गर्जना में दबकर रह जाएगी। The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. इन फाइटर जेट्स के अलावा C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, एंटेनोव 32 ट्रांसपोर्ट प्लेन, मल्टी रोल IL-76 जैसे प्लेन को भी रेडी रखा गया है। ये प्लेन सैनिकों को LAC के पास उतारने, उन्हें खाद्य सामग्री और रसद पहुंचाने जैसे काम में बेहद कारगर साबित होते हैं। मतलब तैयारी पूरी है, बस आदेश मिले और उसके चंद घंटों के भीतर ही चीन को धूल चटाने के लिए ये हथियार उन पर टूट पड़ेंगे। We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for military operations. चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने में लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर तैनात हैं। उत्तर पूर्व में डेप्सांग के मैदान है और यहीं पर एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत है। भारत के हिस्से को दौलत बेग ओल्डी कहते हैं और इस इलाके में आपको बता दें दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और साथ ही साथ दौलत बेग ओल्डी को लेह से जोड़ने वाली सड़क DSDBO रोड भी मौजूद है और चीन की नजर इन्हीं दोनों जगह पर है। और शायद यही वजह कि इस वक्त आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A और 12 पर भारत और चीन की सेना आमने सामने मौजूद है। चीन के तमाम प्लान पर पानी फेरने के लिए भारत ने हजारों किलोमीटर लंबी LAC पर बेहद जबरदस्त तैयारी की है, जिसे देखकर चीनी सेना के पसीने छूट जाएंगे। पूरी तैयारी में लद्दाख बेहद अहम केंद्र है। चीन अपनी चालबाजी में जुटा है, लेकिन उसे चित करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। अमित पालित, इंडिया टीवी, लेह। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर आज फिर हलचल होगी। चीनी कैंप में आज फिर से खलबली मचनी तय है। आज ये पता चल जाएगा कि चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आज या तो चालबाज चीन पूरी तरह से बेनकाब होगा या फिर बैकफुट पर होगा। जून के महीने में भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनातनी बनी हुई थी। लद्दाख रीजन के LAC पर कई ऐसे पॉइंट हैं जहां भारत और चीन आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच इसी तनातनी को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई। हालांकि 30 जून को कोर कमांडर लेवल की जो मैराथन बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि इस तनातनी को कम करने के लिए चीनी सैनिक पीछे हटेंगे। इसी बातचीत का नतीजा देखने के लिए भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर्स आज गलवान और गोगरा जाएंगे। गलवान और गोगरा में भारतीय सेना फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। ये देखा जाएगा कि इन इलाकों से चीन ने स्ट्रक्चर और गाड़ियां हटाई या नहीं। ये पहला मौका होगा जब भारतीय सेना इस बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। दरअसल कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में तय हुआ कि आपसी सहमति वाले इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। आज इसी का जायजा लेने के लिए भारतीय अफसर गलवान और गोगरा में होंगे। इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों सेनाएं अप्रैल महीने की पोजीशन पर जाएंगी। LAC पर भारत की तैयारियों को देखते हुए चीन हैरान है। उसे पता है कि हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश की तो उसे और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के सुर बंधे हुए हैं। 3 दिन पहले ही इस अखबार ने लिखा था कि भारत और चीन में LAC को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन के सैनिक पीछे हटने को तैयार हैं। यानी LAC पर बहुत हलचल है, तैयारियों के लिहाज से भी और जिस फिजिकल वेरिफिकेशन का हम जिक्र कर रहे हैं उसके लिहाज से भी, जिसमें पता चल जाएगा कि चीन जो कह रहा है और जो कर रहा है उसको अगर आप मिलाने बैठिएगा तो वो मिलते भी हैं या नहीं।
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड बीके शर्मा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। जनरल कटोच, सबसे पहले ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो आज होनी है, ये दोनों देशों के बीच जो तनातनी बनी है उस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें होगा क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या? देखिए, मैं समझता हूं ये पहला कदम है और इस पहले कदम में ये देखना है कि जो ट्रुप्स जो हैं दोनों तरफ के जो आमने सामने हैं वो वहां से, वो जो आमने सामने जो ट्रुप्स है वो वहां से हटना जरूरी है। क्योंकि एक बार जब ट्रुप्स इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो हो सकता है कि ये जो कोई भी घटना हो जाए, जिस प्रकार से रात 15-16 जून को हुई थी, तो मामला बिल्कुल बिगड़ सकता है। तो ये फर्ज करो कि ये 3 या 4 जगह पर करना है, तो पहला कदम जो है कि जो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, वहां से हटना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। और अगर चीन ने इसके ऊपर अमल कर दिया है तब ये पहला कदम पर हो जाएगा और उसके बाद इसी प्रकार के कई कदम चलेंगे। ये 1 या 2 दिन में होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरा प्रोसीजर होने के लिए कम से कम 1 या 2 महीने लग सकते हैं। जनरल शर्मा, मैं थोड़ी दर्शकों के लिए क्लैरिटी चाह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जिसमें ये पता चल जाएगा कि भाई चीन जो कह रहा है वो कर रहा है या नहीं, तो जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें गलवान भी शामिल है, वहां भारतीय फौज चीन के सैनिकों के साथ या उनके जनरल्स के साथ क्या उस इलाके में भी जा सकती है जहां चीन है और चीन खुद दिखाएगा कि देखिए यहां से सैनिक पीछे गए हैं? क्या एग्जैक्टली होगा क्या वहां? सबसे पहले देखें, ये वेरिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी है कि पहले जो मीटिंग कोर कमांडर की हुई थी तो उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है उससे उन्होंने वादा किया था कि वो पीछे हटेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो 12 वो स्ट्रक्चर्स वहां क्रिएट की थी, तो अब जो हमारी पेट्रोल वहां पे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, वो ये देखना है कि क्या वो हमारी साइड की एलसी के ऊपर तो नहीं है कहीं ऐसे, बिकॉज इतना खुला इलाका है, उस इलाके में पता नहीं लगता कौन किधर है। तो सबसे पहले ये वेरिफिकेशन होगी कि वो जो हम एलएसी, हमारी जो एलएसी है उसके इधर नहीं। दूसरी चीज जो है, तकरीबन ये फैसला किया जाएगा कि ट्रुप्स जो हैं 2.5 से 3 किलोमीटर तक पीछे हटें ताकि उनके बीच में वो स्पेस पैदा हो, ताकि कोई क्लैश ना हो। और उसके बाद अगर एक बार ये वेरीफाई हो जाता है तो दूसरा स्टेप ये होगा कि ट्रुप्स फिर और पीछे हटके तकरीबन 1 मंथ के लिए कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी जिसकी वजह से कोई ऐसा एनकाउंटर ना हो। ये एक इंक्रीमेंटल स्टेप है और ये स्टेप बाय स्टेप एक बार शुरू हो जाएगा तो उसके बाद दोनों फौजों के बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो इंप्रूव होगा और वो एक मौका हमें देगा ताकि हम उसके ज्यादा जो है आगे नेगोशिएशन। सर, लेकिन मैं इसमें ये पूछ रहा था कि जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लोग जाएंगे, हमारी तरफ से जाएं या उनकी तरफ से आएं, हम अपने एरिया में रहते ही जहां तक हम जा सकते हैं वहां से फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे? हाँ, हम उनके इलाके में क्यों जाएं? हमें तो पता है हमारा एलएसी का इलाका क्या है और हमें अपने इलाके से मतलब, वो अपने इलाके में जो वहां पे पहले वो रहते थे उसमें क्या करते हैं वो स्टेज पे इंपॉर्टेंट नहीं। हमें इस स्टेज पे ये देखना है कि वो हमारे इलाके में उनकी कोई स्ट्रक्चर ना हो और कोई ऐसी कोई इस किस्म की एनकैंपमेंट या कोई हरकत ना हो, ये जरूरी है। ब्रिगेडियर महाजन, आपके हिसाब से अगर ये फिजिकल वेरिफिकेशन होती है जो हम अपने इलाके में रहते हुए ही देख रहे हैं और जब हम ये कह रहे हैं कि उनकी सेना 2-3 किलोमीटर पीछे जाए फिर और थोड़ी पीछे जाए, क्या इस तरफ रहते हुए ये फिजिकल वेरिफिकेशन संभव है और इस पर कितना यकीन कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जनरल कटोच और जनरल शर्मा ने एक अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि माउंटेन्स के अंदर कुछ हद तक हम दुश्मन के एरिया में देख सकते हैं और अपने खुद आंख से कह सकते हैं कि जितना उन्होंने पीछे जाना चाहिए था तो उतना वो पीछे गए हैं कि नहीं। लेकिन काफी बार बीच में कोई और एक आधा माउंटेन का स्पर आ जाता है जिससे उसकी स्पर की तरफ देखना ये आसान नहीं होता, तो उसकी तरफ पीछे कैसे देख लिया जाए। खैर, हम हवाई यूएवी से, यानी कि जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं उनसे देख सकते हैं या हेलीकॉप्टर फ्लाइट से देख सकते हैं,
और अगर जरूरत पड़े कि कुछ ऐसा ब्लाइंड एरिया है जो हम हमारे आंख से हमारे एरिया से नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें और मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे ये कंफर्म होगा जहां वापस जाना चाहिए था, यानी कि तो गए हैं कि नहीं। तो जहां से आंख से नजर आ रहा है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ब्लाइंड एरिया क्योंकि बीच में रिज लाइन या स्पर आ जाता है, तो उसके पीछे कैसे देख ले, क्योंकि वो हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे हमें और जो मीन्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और शायद अगर फिजिकली भी आगे जाना पड़ेगा तो शायद वो भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजिकल मीन्स और फिजिकल वेरिफिकेशन जो दोनों का कंबाइंड इस्तेमाल करते हुए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जहां तक उन्होंने बोला था कि वहां वापस जाएंगे, यानी कि अप्रैल के पहले की जो लाइन थी वहां तक वो गए हैं कि नहीं, ये दोनों मीन्स का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है जनरल कटोच, इसमें अब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये देखने के लिए कि चीन जो कह रहा है वो कर रहा है या नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। कुछ हिस्सा कुछ अपने हिस्से में रहते हुए कर सकते हैं, कुछ जैसा ब्रिगेडियर महाजन कह रहे हैं कि दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप उन इलाकों को देख सकते हैं जहां पर आपकी नजर से आप नहीं देख सकते कि वहां पर भी चीन वो वादा निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। लेकिन इस दौरान जो LAC पर हलचल है सर, जिस तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट पर एयरफोर्स की तैनाती की गई है, फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, इसमें तो सिर्फ एक बात मैं समझाना चाहता हूं सॉरी, सबसे जरूरी बात है कि अगर आपके पास फोर्स नहीं है जो पीस ट्रीटी को अमल करने के लिए, तब तो चीन उसका फायदा लेगा ही। तो अगर चीन ये समझता है कि भारत के पास कोई ताकत नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है हमको यहां से निकालने की, तो फिर वो पीछे क्यों हटेगा ये? तो इसीलिए ये फोर्स रखना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, पूरी तैयारी के साथ, जिससे कि चीन को भी ये मैसेज चले जाए, देखिए हम भारत शांति चाहता है जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा, लेकिन जो हमारा हक है उसको तो हम करके ही रहेंगे। तो इसीलिए ये जो मिलिट्री पावर जो है जो पीछे रखा गया है, उसको पूरी तरह से तैनात किया गया है, भारत सेना को भी और भारतीय वायु सेना को भी। और ये तैनाती इसलिए है ताकि ये जो पीस प्रोसेस है इसके ऊपर अमल हो जाए। अगर अमल नहीं हो सकता है या अगर चीन अमल नहीं करती है तो फिर दूसरे ऑप्शन देखे जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ ये फोर्स जो रखना है और ये तैयारी जो रखनी है, मेरे अपने सोच विचार से ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी देखिए तैयारी बहुत जरूरी है। और उस दिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी सर, कि कमजोर शांति नहीं ला सकता, शांति की पूर्व शर्त ही यही है कि आपके पास ताकत होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी क्या वहां पर शांति की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दिखाना बहुत जरूरी है कि भैया हमको कमजोर मत समझो, अगर हम शांति की बात कर रहे हैं हम किस तैयारी के साथ बैठे हैं ये भी देखो। इस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा सर, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम बने हुए इस खबर पर। भारत और चीन के बीच LAC पर बड़ी हलचल है, और ये बड़ी हलचल ये है कि वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट पर भारत के फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। अब इसका क्या मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वहां पर आज फिजिकल वेरिफिकेशन का दिन भी है, यानी भारतीय फौज ये देखेगी कि चीन जो कह रहा है और जो कर रहा है वो मैच हो रहे हैं या नहीं, और इसी के आधार पर बातचीत आगे किस दिशा में जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या वहां पर जो सैनिक तैनात हैं उनका इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, ये बहुत कुछ आज तय होगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। और ग्लोबल टाइम्स जो लिख रहा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं कि चीन के सैनिक पीछे हटने को तैयार हैं, तनाव कम करने के लिए सैनिकों को कम किया जाएगा। और आज जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा LAC पर तो यह पता चल जाएगा कि ग्लोबल टाइम्स जो लिख रहा है वो सच है या उससे लिखवाया जा रहा है, यह पता चल जाएगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच बने हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड BK शर्मा बने हुए हैं, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी से चर्चा करूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। LAC पर हलचल के बीच हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस हलचल का मतलब क्या है, क्या भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ रहा है या कम होने की गुंजाइश भी नजर आ रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। जनरल शर्मा, जब हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि कमजोर शांति नहीं ला सकता, शांति की पूर्व शर्त ही यही है कि आपके पास शौर्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्या उसी के नजरिए से इसे देखा जाए कि फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय फौज की ताकत बढ़ाई गई है या ये कुछ और संकेत भी है? ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि
तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि जो है इंडिया वो किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं आएगा, और अगर चाइना ने अपना एक्सपेंशनिस्ट जो उसका डिजाइन है उससे वो बाज नहीं आता तो इंडिया बिल्कुल रेडी है दूसरा स्टेप लेने के लिए। इससे ज्यादा क्लैरिटी से मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इंटेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती। इसी को मद्देनजर रखते हुए फौज की अपनी पूरी तैयारी है, क्योंकि अगर आप देखें जो कोर कमांडर्स की 3 मीटिंग्स हुई उसके बावजूद भी जो चाइना का बिल्डअप है उस इलाके में वो बरकरार रहा। वो दबसांग एरिया में भी चले गए, उसके अलावा गलवान में भी उनका जो बिल्डअप है वो रहा है। तकरीबन 2 डिवीजन उनके आगे हैं और एक डिवीजन उनका जो जिनजियांग का इलाका वहां पे ट्रेनिंग कर रहा है। इसी तरीके से आप फिंगर के इलाके में देखें तो वहां उन्होंने कुछ हेलीकॉप्टर हेलीपैड वगैरह बना लिया और एक बहुत बड़ा चाइना का मैप वहां पे बना लिया। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम अपनी पूरी तैयारी रखें, ताकि अगर चाइना दोबारा इस किस्म की हरकत करे तो हम फिर अगला जो स्टेप है हमें वो लेना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे तकरीबन वहां पे डिप्लॉयड है और हमारी एयरफोर्स का भी जो प्रोफाइल ये मसला हल नहीं होता, शांति से मसला हल नहीं होता, तो इंडिया जो अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके लिए अब स्टेप ये है। और इसमें खासकर जो एयरफोर्स का रोल है बहुत। अच्छा सर, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। ब्रिगेडियर महाजन, ऐसे में ये अगर हम इस लिहाज से भी देखें कि हम अपनी ताकत दिखाते हुए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को भाषा ही वही समझ में आती है, फिर भी कितने % चांसेस इसके रहते हैं चीन के इतिहास को देखते हुए कि हो सकता है इस ताकत के इस्तेमाल की भी जरूरत पड़ जाए? देखिए, आपने जनरल कटोच और जनरल शर्मा को सवाल पूछा था कि इतनी सारी जो फौज हमने वहां पे तैनात की है वो क्यों की है। बीच में ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए जनरल कटोच ने और जनरल शर्मा ने क्या बोला मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा जो वहां पे फौज हमने लाई है, 2 प्रकार की फौज होती है। एक तो हमारा खुद का रक्षण करने के लिए, यानी कि डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए। अगर चाइना की डिप्लॉयमेंट हमारे सामने हुई है और अगर वो हमारे खिलाफ कोई ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो वहां पर हमारी जो फौज है अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए वो तैनात है। और जिसे फौज में बोला जाता है वर्स्ट कंटिजेंसी, जितना भी फौज वहां पे ला पाएगी चाइना, उसका रिप्लाई हम दे सकते हैं। आपको पता है कि माउंटेन्स के अंदर डिफेंड करना यह आसान होता है, तो जहां पे हमारा एक सैनिक तैनात है वहां पे अगर चाइना ने किसी प्रकार का भी हमला करना चाहा तो उन्हें वहां पे 12:1 इतना रेशो लाना पड़ता है, यानी हमारे से 12 गुना फौज। तो वो तो एक तो बात हो गई हमारी खुद की रक्षा करने की, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। दूसरा जो सवाल आप बहुत बार उठा रहे थे लेकिन शायद उसका रिप्लाई ठीक नहीं दे पाया है कि क्या हम हमारी फौज का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ कुछ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका मेरा रिप्लाई यह है कि हमारी क्षमता है कि अगर चाइना के ऊपर हमने कहीं पे लोकल अटैक करना है, कहीं पे उनको पीछे ढकेलना है, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे पे एक जगह पे हमला किया वहां तो हम डिफेंस करेंगे, लेकिन उसका जवाब उनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं LAC के ऊपर, उसके ऊपर हमला करके दिया जा सकता है। जैसे जिसको बोलेंगे आप टिट फॉर टैट, ये टैक्टिकल टारगेट्स होंगे, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस होंगे, जो भी है उस पे किसी भी अटैक के 2 चीजें होती है। एक होती है आपकी कैपेबिलिटी, यानी कि क्या आपकी क्षमता है कि नहीं। ये जो आप बता रहे हैं मैं इसको थोड़ा आपसे और विस्तार से समझूंगा, माफी के साथ रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन जो आप 2 और बातें बता रहे हैं वो भी आप बताइएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या अब जो बातचीत हो रही है और जो हालात बन चुके हैं उसमें किसी के लिए भी वो ये गुंजाइश बची है कि वो अपनी नाक बचाते हुए वापस भी चला जाए, चीन के लिए क्या गुंजाइश बची हुई है और ये कैसे होगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे एक छोटे